नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात आर्यन को मिली जमानत की। क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन समेत 3 लोगों को बेल दे दी है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन की दिवाली आजादी वाली, 3 को जमानत, एनसीबी का वार खाली। एनसीबी का आरोप वानखेड़े हैं जाली। मन्नत पूरी, खुशियों की दिवाली। तो बहुत खुश है। दिस इज लाइक दिवाली आज हमारी हो गई है और इन बच्चों की भी। वी ऑल वर होपिंग कि दिवाली के पहले होपफुली आ जाएगा एंड आज फाइनली बेल आ गया है। जमानत मिल गई है। आर्यन के लिए ये बड़ी राहत है क्योंकि 2 नवंबर को ही पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है और ऐसे वक्त में मिली ये जमानत पूरे खान परिवार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। आर्यन खान के साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है। जस्टिस नितिन श्राम्बे की अदालत ने तीनों आरोपियों को 3 दिन की लगातार सुनवाई के बाद जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर यानी मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। फिर 27 अक्टूबर यानी बुधवार को भी इस पर बहस हुई और उसके बाद तीसरे दिन यानी 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। अब सवाल है कि बेल मिलने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा अपने घर कब जा पाएंगे। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा। उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। दरअसल बेल के ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं आई है, वो शुक्रवार को मिलेगी और उसके बाद ही यानी तकरीबन 26 दिनों बाद ही आर्यन मन्नत लौटेगा। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं होगी। तो कुल मिला जुला कर अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर में काफी बाकी है, यहाँ पे ही कहना होगा। और ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं एक आर्यन को लेकर जो शुरू हुई थी किसी पिक्चर से कम नहीं लग। आर्यन अरेस्टिंग केस में बढ़े बवाल की वजह है राजनीति की एंट्री। जमानत मिलने के बाद अब आरोपी पक्ष के वकीलों ने एक बार फिर एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश की। द फैक्ट दैट दे गॉट बेल मतलब कहीं ना कहीं हमारे आर्ग्यूमेंट सही थे एंड उनके पास से नहीं मिला था कुछ भी। सो या जस्टिस हुआ है आज। But I'm glad that he did, Honorable Justice Samre did pass the orders today, and we know where we stand. क्रूज ड्रग्स कांड में हुई गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब जमानत मिलने के बाद एक बार फिर उन्होंने पलटवार किया है। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल के सामने आने लगा है। नवाब मलिक के इस तंज के निशाने पर समीर वानखेड़े, वजह है उनका हाई कोर्ट से अंतरिम राहत की गुहार लगाना। दरअसल वानखेड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस की तरफ से प्रभाकर सैल की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने वानखेड़े को बड़ी राहत दी है। अब पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, अब खबर तो समझिए। 26 दिनों के बाद आर्यन को आज जमानत मिल गई है। हालांकि आर्यन खान को आज रात भी जेल में ही बिताना पड़ेगा। आर्यन खान को कुछ शर्तों के साथ ये जमानत मिली है और शर्तें क्या हैं वो भी आप जानिए। आर्यन खान को कोर्ट की इजाजत के बिना और एनसीबी को बिना बताए आर्यन खान देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। किसी दूसरे आरोपी से किसी तरह से संपर्क नहीं करना होगा। कोर्ट में विचाराधीन मामले पर किसी भी तरह का बयान नहीं देना होगा। और 2 अक्टूबर को जिस क्रूज में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसी क्रूज से धनबाद के मनीष की भी गिरफ्तारी की गई थी और धनबाद के मनीष राजगड़िया को भी कल ही जमानत मिल गई है और धनबाद के मनीष को किसी तरह का
कोई भी ड्रग्स केस का कनेक्शन सामने नहीं आया है। चलिए बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर। सीमांचल के अररिया से उज्बेकिस्तान की 3 महिलाओं को पकड़ा गया है, जिनके पास भारत में एंट्री का कोई दस्तावेज नहीं है। महिलाओं के साथ 2 लोकल युवकों को भी पकड़ा गया है, और जिस पर एक 24 साल का मोहम्मद इस्माइल है और दूसरा 19 साल का युवक है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर बिहार आकर इनकी मंशा क्या थी। गाड़ी चेकिंग के दौरान ये तीनों महिलाएं अररिया में पकड़ी गई हैं। पूरा मामला जानने से पहले इन तीनों की आईडी देख लीजिए। पकड़ी गई महिलाओं में एक है यूसुपोवा डायना, डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 2003 का, यानी उम्र है 18 साल और नागरिकता है उज्बेकिस्तान की। दूसरी आईडी है राजा बोवा की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1999, यानी उम्र है 22 साल। इसकी नागरिकता भी उज्बेकिस्तान की है। और तीसरी आईडी है राजा बोवा इनोवट की, जिसकी उम्र है महज 20 साल और इसकी नागरिकता भी उज्बेकिस्तान की है। उज्बेकिस्तान की इन तीनों महिलाओं के साथ 2 भारतीय युवकों को भी पकड़ा गया है, जो नरपतगंज के बसमतिया के रहने वाले हैं। उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों को एसएसबी के जवानों में नेपाल बॉर्डर पर हिरासत में लिया है। बता दें कि तीनों युवतियां जो है अनधिकृत रूप से जो है भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी। पकड़ी गई तीनों महिलाओं में से किसी के पास भारतीय वीजा नहीं है। पूछताछ में पता चला है कि उज्बेकिस्तान की ये तीनों महिलाएं नेपाल में काठमांडू घूमने के लिए आई थी और पिछले कई दिनों से नेपाल में घूम भी रही थी। नेपाल के कप्तानगंज दीवानगंज होते हुए बिना किसी वैध दस्तावेज के ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई, जहां तीनों विदेशी महिलाओं को एसएसबी ने गिरफ्तार कर लिया। प्रथम दृष्टया तो हमारे जो एक्ट है उसका इनके द्वारा उल्लंघन किया गया। इनके पास भारत में आने का या जाने का कोई वैध कागजात नहीं, और जिनके द्वारा लाया जा रहा था उनको भी यह अधिकार नहीं था। उन्होंने वो जिस परिस्थिति में किए हैं, यहाँ से भारत में लाए और अन्यत्र ले जा रहे थे। इस संबंध में विस्तृत हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि ये कहाँ जाना था और क्या इसका उद्देश्य हो सकता है। अब सवाल है कि ये तीनों बिहार में कहां और किससे मिलने ऑटो पर जा रही थी। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले इन लड़कों का अंतर्राष्ट्रीय गैंग से कहीं कनेक्शन तो नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर तो समझिए। अररिया में उज्बेकिस्तान की 3 महिलाओं को पकड़ना गंभीर बात है, और सवाल है कि 3 महिलाएं बिहार क्यों आई। अररिया में उज्बेकिस्तान, तीनों महिलाओं की मंशा क्या थी और महिलाओं को किनसे मिलना था, लोकल युवकों के साथ उनका कनेक्शन कैसे हुआ, ये तमाम सवाल हैं। क्या इन सब के पीछे कोई गैंग काम कर रहा है? लोकल युवकों का इस्तेमाल कर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी? ये तमाम सवालात उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली से एक आतंकी अशरफ अली गिरफ्तार हुआ था। उसने अपनी पहचान पत्र किशनगंज से बनवाया था और अशरफ अली को वहां के सरपंच ने मदद की थी, मतलब स्थानीय लोगों की मदद से साजिश की आशंका है। कुछ दिन पहले नीतीश सरकार के मंत्री राम सूरत राय ने इस ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ रहे हैं, स्थानीय लोगों की मदद से जमीन खरीद रहे हैं। चिंता जताते हुए उन्होंने सभी राजनीतिक दल से इस गंभीर मुद्दे पर बात करने की अपील भी की थी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लोक आस्था के महापर्व में अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा छठ घाटों को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घाटों का जायजा लेने के बाद 3 नवंबर तक हर हाल में घाटों को तैयार करने का निर्देश दिया, क्योंकि इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से गंगा की धार अभी भी तेज है। बुधवार को स्टीमर के जरिए गांधी घाट से पटना सिटी के कंगन घाट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ घाटों का जायजा लिया था। दानापुर के नासरीगंज तक भी सीएम ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों की सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता की तैयारियों को बारीकी से देखा और मुख्यमंत्री ने 3 नवंबर तक हर हाल में
घाटों को तैयार कर लेने का निर्देश दिया है। लिहाजा युद्ध स्तर पर पटना के गंगा घाटों को संवारने और सजाने का काम किया जा रहा है। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण इस बार कई घाटों पर छठ पूजा संभव नहीं है, लेकिन जिन घाटों पर पानी कम है और दलदल की स्थिति नहीं है, उन घाटों को ठीक किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से घाटों पर इस जो निर्माण है घाट का, मिट्टी कटाई का, वो इस वक्त चालू है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 तारीख तक सभी घाटों का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। राजापुर पुल घाट हम पहुंचे हैं, हालांकि यहाँ पहुंचने के लिए भी हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने निर्देश दिया है उससे लगता है कि काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और छठ पूजा के पहले तैयारी कर ली जाएगी। तकरीबन 10 दिनों के बाद छठ पूजा शुरू हो जाएगा। गंगा का पानी बढ़ने से कई घाट खतरनाक हैं। पानी अधिक होने के कारण ज्यादातर घाट दलदली हो गए हैं। पटना शहर से सटे कई ऐसे घाट हैं जहां पहुंचने के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे घाटों की संख्या बांस घाट से लेकर दानापुर तक ज्यादा है। और पुल से लेकर के यदि हम गांधी मैदान तक की बात करें और दूसरी ओर इधर हम हमारे दाहिने साइड जो पूरा जो इलाका है वो दानापुर तक की हम बात करें तो काफ़ी मुश्किल है यहाँ छठ व्रतियों को पहुँचना, लेकिन फिलहाल काम यहाँ पर तेजी। कई सालों के बाद अर्घ को लेकर सुरक्षा की बड़ी तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि मौजूदा समय में पानी में काफी तेज धार है। हालांकि घाटों को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर तो समझिए। तकरीबन 10 दिनों के बाद छठ का महापर्व है और छठ घाटों पर लाखों की भीड़ उमड़ती है। इस बार और ज्यादा भीड़ की संभावना है, क्योंकि पिछले बार कोरोना के चलते घाटों पर छठ कम लोग ही कर पाए थे और कई बार भीड़ की वजह से हादसे भी हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 नवंबर तक पूरी तैयारी कर लेने का निर्देश भी दिया है। इसलिए युद्ध स्तर पर घाटों की तैयारी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। और बिहार में नीतीश कुमार के विशेष निर्देश पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पटना के होटल पाटलिपुत्र सेंटर में वैक्सीन लेने वालों और वैक्सीन देने वाले दोनों उत्साहित दिख रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। नीतीश कुमार के विशेष निर्देश पर आज बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक सेंटर की, जहां पे लगातार लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज खासकर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया है, उन्हें टारगेट किया गया। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक शख्स हैं जो यहाँ पे आज उन्होंने वैक्सीन ले लिया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पटना जिला में वैक्सीन ले लिया है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मौके पे और ये बहुत अच्छी तस्वीर है, चूंकि वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है और इस वक्त दोनों बातें देखने को मिल रही है। दिवाली का भी सेलिब्रेशन और जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया जा रहा है उसको लेकर भी सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है इस स्पेशल ड्राइव में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, घर से इतनी दूर हैं और इसे जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसमें भाग लेके कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सब फैमिली की तरह रहते हैं। अब हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। दोनों काम हो गया, दिवाली का भी सेलिब्रेशन हो गया और सर आप लोग आइए, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग डिफरेंट लखनऊ से। अच्छा, कैसा लग रहा है आज स्पेशल ड्राइव भी चलाया जा रहा है और बिहार और देश लगातार नए नए मुकाम छू रहा है वैक्सीन को लेकर, तो अब जो ये आपको लग रहा है कि लोगों में उत्साह बढ़ गया है वैक्सीन को लेकर? जी हाँ, और हम लोग बहुत खुश हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हमारा ऐसा योगदान इसमें हो रहा है और इंडिया को बहुत हाई लेवल पे पहुंचा रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह और खासकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है अभी तक वैक्सीन लेने वालों का। तो आप समझ सकते हैं कि यही उत्साह भारतीयों में दिखता है, जोश और जज्बा दिखता है, जिसकी वजह से भारत ने वो नया मुकाम हासिल किया है और आने वाले समय में तमाम हिंदुस्तानियों को वैक्सीन लग जाए, ये भारत सरकार की कोशिश है, जिसमें बिहार भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तय किया है कि दिसंबर तक 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दिया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन में शामिल प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट में आसियान के सदस्य देशों के सहयोग को सराहा। साथ ही ये भी बताया कि भारत की पहली प्राथमिकताओं में संबंधों को और मजबूत करना शामिल है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बड़ी बातें सुनिए, फिर खबर तो समझिए। कोविड-19 महामारी के कारण
हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए अब खबर तो समझिए कि आसियान में कौन कौन देश और इस समूह का मकसद क्या है। दरअसल आसियान का उद्देश्य है साझा हित, सुरक्षा के मुद्दे पर एक दूसरे को मजबूती देना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में विश्वास की बहाली ताकि दुश्मनों को मौका ना मिले। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड में आसियान की स्थापना की गई थी और आसियान के संस्थापक सदस्य हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया भी इस समूह में शामिल हुए, जिससे आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 हुई। और कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में ये समूह अहम है। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी आसियान देशों का काफी महत्व है। फिलहाल खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा न्यूज़ 18 झारखंड के साथ।